कि 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की तैयारी कर रही है। न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यूपी चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछने लगी है। जीत की रणनीति तैयार की जा रही है, बैठकें शुरू हो गई और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यूपी की राजधानी पहुंचे, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी उनका स्वागत करने पहुंचे। लखनऊ में नितिन नबीन ने एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह उन पर फूलों की बारिश की गई, जगह जगह माला पहनाए गए। इसके बाद वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, चुनावी तैयारियों को परखा, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल पर जोर दिया। बीजेपी अध्यक्ष 2 दिन लखनऊ में रहेंगे, जहां वो 27 की चुनावी रणनीति को धार देंगे। आगे भी कई बैठकें करेंगे और इन बैठकों में मेन फोकस होगा अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट तैयार करना, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए समीकरण से ही बीजेपी को मात दी थी। ऐसे में सवाल है कि 27 के रण में बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट क्या है, तीसरी बार सत्ता में आने के लिए रणनीति क्या है और अब की बार यूपी में किसका पलड़ा भारी है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 27 की चुनावी रणनीति को धार देने, लगातार तीसरी बार जीत का प्लान तैयार करने, योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार यूपी के सिंहासन पर बैठाने और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ पहुंचे, तो जोश और उत्साह से लबरेज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम ने नितिन नबीन का स्वागत किया। इसके बाद रथ पर सवार होकर नितिन नबीन बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय निकले। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष ने 18 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर, माला पहनाकर नितिन नबीन का स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी अंदर आ चुके हैं। उनके साथ जो है ये लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ जो है पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष है और ये सीधे पीला गमछा ओढ़े हुए ये दोनों जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे। कार्यकर्ता उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। अंदर आने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से स्वागत किया जा रहा है। फूल पुष्प वर्षा की जा रही है उनका प्रदेश कार्यालय में आगमन पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इसी जोश और उत्साह के बीच बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नितिन नबीन ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन की मीटिंग ली। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल हुए। साथ ही सभी मोर्चा के अध्यक्ष और 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नितिन नबीन ने चुनावी तैयारियों को परखा और नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी।
आज का उत्साह देख के स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय है। मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं का उत्साह और मेरा जो 2 दिन का प्रवास है निश्चित रूप से भाजपा के नेतृत्व में फिर से 27 में कमल खिले, इसकी योजना पर हम लोग काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष 2 दिन यूपी में रहेंगे, चुनावी तैयारियों को परखेंगे, सत्ता से लेकर संगठन तक के कील कांटे दुरुस्त करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग और सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति बुनेंगे। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन विधायकों के कामकाज और उनकी छवि को लेकर भी फीडबैक लेंगे, बूथवार जातीय समीकरणों की समीक्षा कर माइक्रो प्लानिंग करेंगे, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर रहेगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो डैमेज हुआ था उसे दुरुस्त करने के लिए नया रोड मैप तैयार होगा। साफ है कि बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव करने और चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है। जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ बैठकों का आयोजन, यह सब क्रम आज और कल 2 दिन चलने वाला है और इससे कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि साइकिल की रफ्तार रोकेंगे, यूपी में लगातार तीसरी बार कमल खिलाएंगे। लेकिन अब की बार सत्ता की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए वाला दांव चला तो उसने साइकिल की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी थी। और इस बार भी अखिलेश सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हैं, सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू किया है, ब्राह्मण और सवर्ण वोटर्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, रोजगार, पेपर लीक और शिक्षा को चुनावी एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। अखिलेश का एक कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए वाले फॉर्मूले से उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी थी, बड़ी सफलता भी मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी सतर्क है, पीडीए की काट ढूंढ रही है, जातीय समीकरण फिट कर रही है। सवाल है कि क्या 2027 के रण में बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए की काट होगी? 27 का रण फतह करने की रणनीति क्या होगी? और सवाल यह भी है कि 27 के महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में हैं और सबसे बड़े राज्य के चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो अब एक तरीके से शुरू हो गई है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवीय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर विपुल सुनील जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत आज पार्टी से नहीं करेंगे, शुभेंदु जी या पूजा जी के पास पहले नहीं, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा विपुल जी और सौरभ जी, और आप दोनों से एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया पहले जल्दी से चाहेंगे कि क्या देश के सबसे बड़े राज्य में एक तरीके से हम माने क्या चुनावी शंखनाद हो गया? और जो जोड़ी है नितिन नवीन और योगी आदित्यनाथ की, क्या पीडीए की काट ढूंढने में ये दोनों सफल हो पाएंगे? विपुल जी, पहली प्रतिक्रिया। जी अभिषेक जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई किसी को शक शुबहा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। हम सब लोग जानते हैं कि 24/7 वाला मसला है। तो बंगाल फतह करने के बाद और अन्य राज्यों में जो चुनाव था, साथ में असम और तमाम चुनाव विधानसभा के चुनाव में विजय पाने के बाद
उत्तर प्रदेश की तरफ निगाह थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने चाहे जो है संगठन में विस्तार का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष चुनने का मसला हो, ये सारी चीजें करके वो उस तरीके से अपनी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और आज का जो दौरा है नितिन नवीन जी का, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने ये प्रयास किया है कि ये चुनाव इस तरीके से लड़ा जाए कि अब फिर से चुनाव मतलब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम अब मैं जो देख पा रहा हूं उस तरीके से नेतृत्व के तौर पर बहुत आगे ला करके नहीं लड़ा जाएगा, जो मेरी रीडिंग है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये एनालाइज पहले दिन कैसे कर लिया विपुल जी? नहीं, ये काफी दिनों से मैं रीड कर रहा हूँ, चीजों को देख रहा हूँ, मेरा मतलब विश्लेषण मैंने की है ये कि चीजें क्या है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने प्रभारी बनाकर भेजा है एक राजेंद्र पाल गौतम को, जो पिछले दिनों दिल्ली में मंत्री हुआ करते थे, और आप जानते हैं कि वो मतलब एक खास वोट बैंक को लुभाने का भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और उनके 2-3 वक्तव्य आए हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि कांग्रेस सम्मान के साथ चुनाव में जाएगी, कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस बड़े भाई वो तो मुश्किलें सपा की बढ़ाएगी। अगर वैसा कुछ हुआ तो वो तो मुश्किलें तो सपा की बढ़ेगी। सपा की नहीं बढ़ा रहे हैं, वो ये भी तय कर रहे हैं, उनके इन वक्तव्यों से ये भी तय हो रहा है कि ये अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि मैं जो देख पा रहा हूं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ा जाएगा। और बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, मतलब समीकरण भी तेजी से बदल रहा है, इस बात से कतई नहीं इनकार किया जा सकता है। बहुत निरपेक्ष होकर के देखिए तो उत्तर प्रदेश के जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उसमें एक जाति वर्ग के लोग कुछ नाराज भी हैं। और हालिया मंदिर के चढ़ावे के चोरी के प्रकरण ने भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर भेजने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी स्थितियों में केंद्रीय भूमिका ली जाएगी नरेंद्र मोदी की, लेकिन इससे कोई मतलब मुझे लगता है कि सपा की प्रवक्ता बैठी है पूजा जी, वो भी इनकार नहीं कर सकती हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति का मास्टर माना जाता है और उनके नाम पर चुनाव जीतने की आदी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है रूप का पत्ता के तौर पर मोदी के नेतृत्व को लेकर के ही और मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, जो मैं देख पा रहा हूं। सौरभ जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए अभिषेक जी, भारत की राजनीति में एक बहुत ही फेमस फ्रेज है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संजीदा तरीके से छोटे बड़े सभी चुनाव को लड़ती है, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, सभासद का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ सहयोग के साथ लड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तंत्र को आज देश देख भी रहा है। इसी कारण लगातार 22 राज्यों में सरकार होने की और सफलता की तरफ बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जहां तक हम बात समझने की कोशिश करें तो 94 के बाद से कांग्रेस यहाँ साफ है, पूरी तरह से कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है। उसके बाद मायावती के लंबे दिनों से सत्ता से बाहर होने के कारण कमजोर स्थिति नजर आ रही है। सपा का गठबंधन है और सपा का पीडीए के साथ के रूप में नारा देना और कभी कांग्रेस के साथ जाना, कभी बसपा के साथ जाना, दोनों चीज अब हाशिए पर आ गया है। तो एक तरफ विपक्षी दलों का जो राजनीतिक रुझान है वो वेंटिलेटर की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ सत्ता में से लगातार 2 बार बाहर होने के बाद और योगी जैसा नेतृत्व जो सुशासन की बात भी कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं और हिंदुत्व के खास चेहरे की भी बात कर रहे हैं, तो प्रचंड बहुमत से 2 बार लगातार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार 2027 के 8 महीने पहले। ठीक है, लेकिन सौरभ जी, जैसा विपुल जी ने कहा कि अभी जो राम मंदिर का मामला आया उसने क्या बीजेपी सरकार को, बीजेपी को, संगठन को बैकफुट पे डाला है? ये अभिषेक जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री सीधे जैसे ही ये मामला प्रकाश में आता है और एसआईटी गठित होने का आदेश करते हैं और अगले दिन यानी 3 दिन बाद उसके तीसरे दिन जाके अयोध्या में जहां घटना है, अयोध्या में जाकर मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि नेतृत्व क्षमता में दम है। इसका मतलब होता है कि वो सरकार ने इस बात को बता दिया
कि साफ होगा, कहीं कोई कोर कसर नहीं छूटेगा। राम भक्तों का, जो भी राम भक्त हैं, उनके द्वारा दिए हुए चंदे को किसी भी प्रकार की संलिप्तता किसी में है, वो पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये साफ होता है कि सरकार कह रही है कि ये ऑटोनोमस ट्रस्ट है, केंद्र के द्वारा गठित ट्रस्ट है, और सरकार उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट के रिक्वेस्ट पर एसआईटी गठित की है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी भूमिका को साफ कर दिया है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम है और करेंगी। इसका मतलब पूरी तरह ये साफ होता है कि इस चुनाव में चंदा वाला मसला सरकार को छुएगा नहीं, सरकार बचेगी और अपनी विकास की योजना के आधार पर इस चुनाव में जाएंगी। ठीक है शुभेंदु जी, यूपी की डगर अब कैसी लग रही है? देखो अभिषेक जी, हम लोग हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब हम पिछली बार वेस्ट बंगाल के चुनाव को हार गए थे तो अगले दिन से फिर से चुनाव की तैयारी चालू कर दी, और लोगों को लगता था कि वेस्ट बंगाल के चुनाव, और हमको भी लगता था अभिषेक जी कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा। जब हम लोगों ने वेस्ट बंगाल का चुनाव जीत लिया, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव उतना मुश्किल नहीं है। उसके कई कारण। पहला कारण कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में एक इमेज बनाई है, तो लोगों को वो समय याद है जब सपा का समय हुआ करता था, दिन दिहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाता था, गुंडागर्दी होती थी, बड़े बड़े गुंडे ये बोलते थे कि ये पुलिस के नौकर हैं और ये पुलिस को जैसा चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे, तो लोगों को वो याद है। तो वापस उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं, ना ही पुरुष ना ही महिलाएं। ये विषय जरूर आपने पूछा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी से पूछा था कि राम जन्मभूमि का मसला क्या इफेक्ट करेगा। यस, मेरा ये कहना है कि ये विषय है, इम्पोर्टेंट विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल यही चाहती है कि जो चोर हैं उनको पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए, उनके जो घर हैं उनको बुलडोज किया जाए, और आने वाली उनकी 7 संतति या कोई भी चोर की संतति मंदिरों से सोना चुराने की या पैसा चुराने की या चढ़ावा चुराने की कोशिश ना करें, पहला। दूसरा आपका प्रश्न था कि मोदी जी इस चुनाव में, हमारे दूसरे विपुल जी कह रहे थे कि मोदी जी का चेहरा रहेगा। विपुल जी, हम सभी चुनाव मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ते हैं। हमारे लिए मोदी जी एक भारत को नई दिशा देने वाले एक महापुरुष है, और हमने कहा आपको कि इतिहास में भी ये जाना जाएगा कि जब भारत 2047 की ओर विकसित भारत बन रहा था तो किस व्यक्ति ने इस देश को डायरेक्शन दिया। तो आप ये लेके चलिए कि जो ये समय आने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसमें मोदी जी के नाम पर और योगी जी के काम पर, ठीक है, मोदी पूजा जी जी के नाम पर और योगी जी के काम पर हम बड़ी आसानी से बहुमत ले लेंगे, और जो साइकिल पे लोग हैं उनकी पूजा जी देखिए, शुभेंदु जी ने तो कहा कि बंगाल का चुनाव थोड़ा टफ लग भी रहा था, लेकिन यूपी का चुनाव उतना टफ नहीं है। आप लोग तो घर भेजने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी को वापस घर भेज दिया जाएगा। पीडीए का फॉर्मूला आपका 2024 में लोकसभा चुनाव में तो चल गया, लेकिन क्या यह भरोसा है कि 27 में वही काम करेगा? कारण यह है कि कांग्रेस के साथ, जैसा अभी विपुल जी बता भी रहे थे, कांग्रेस के साथ वो मजबूती जो 24 में आई, क्या 27 में वो मजबूती रह पाएगी? अभिषेक जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। जी। और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि 10 साल पहले ऑलमोस्ट अप्रोक्स क्या हो रहा था, पर इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता भूल जा रही है कि 2026 जून में क्या हो रहा था, 2026 मई में क्या हो रहा था, 2025 मतलब उत्तर प्रदेश की जनता भूतकाल तो याद रखती है पर वर्तमान नहीं याद रखती है, ऐसा जो है भाजपा के प्रवक्ता का मानना है। अच्छी बात है, खुद को सांत्वना देने के लिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि दिन दहाड़े भाजपा के इनके विधायक हैं
अमेठी से पासी जी, उनका भतीजा 16 साल के बच्चे को उठा ले जाता है। इनके बब्बन नेता हैं, वो जो है स्कूटी बेचारी लड़की उसको उठा ले जाते हैं। और ऐसे ना जाने अनगिनत मामले हैं, मैं ये तो कुछ ही मामले बताए जा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा मामले हैं जिसका नेशनल डिस्कशन हुआ और आज तक भी वो मामले आपको रूह कपा देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं विश्लेषक की तरीके से बात करना चाहूँगी, मेरा भी एक्सपीरियंस है 12-15 साल का राजनीति का। तो मैं जो है, अगर मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नहीं होती, मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और मुझे पता है कि हमारे समाज में भाजपा के वो नेता जो आपके संगठन में नहीं बोलते रहे होंगे, वो क्या बोलते हैं वो भी हमें जानकारी है। तो धरातल पर उतर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जितना बिखराव भाजपा में वर्तमान समय में हो रखा हुआ है मुद्दों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे होता है तानाशाही चल रही, बोले ना कि हर तरीके से हमसे चुनाव लड़ते हैं, हाँ बाय हुक बाय क्रुक। आप कोई संवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आपको सरकार बनाना होता है एट एनी कॉस्ट, चाहे उसमें लोगों की जिंदगी ही क्यों न चली जाए। जो भगवान श्री राम जी के मंदिर में हुआ उसे लेकर के, चाहे वो यूजीसी को लेकर के, चाहे बेरोजगारी को लेकर के, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, जो अभी शिक्षकों से टेट दिलाया जा रहा है, इनमें इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। सब आते हैं और सब परेशान हैं और सबकी बातें इनके यहाँ पे तो और चल रही हैं। अभी आए इनके नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, पूछेगा पंकज चौधरी से कितने प्रसन्न हैं, और इनके विधायकों से पूछिएगा, जब 42 इनके सांसद विधायक ब्राह्मण मीटिंग करते हैं और नए नवेले पंकज जी उनको सोकोज नोटिस भेजते हैं, बाकी लोगों को नहीं भेजते हैं, तो उनसे पूछिएगा उनके हृदय पे क्या बीत रही होगी और आज भी क्या बीत रही है। इनके जो मंत्री विधायक अलग अलग बयान दे रहे हैं, आपको ध्यान ही होगा कि संजय निषाद जी ने कहा था, मंच पे रोए थे, क्रंदन किया था बहुत जोरों का कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी ने पेपर लीक मामले में भी कहा कि और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उससे पहले उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई थी कि भाई आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, FIR दर्ज नहीं करते हैं, और इस प्रकार से लगातार चल रहा है। अभी आपने देखा होगा बजरंग दल के जो संस्थापक है वो कह रहे हैं कि नहीं, चंपत राय जी को नहीं बख्श जाना चाहिए, अनिल जी के ऊपर में FIR होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं, तो अब पूजा जी देखिए, वो सारी चीजें तो राम मंदिर पे हो रही है। कल एक अचानक से एक वीडियो वायरल हुआ, वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, बाकायदा संसद के अंदर का बयान है, आप ही के पार्टी के नेता का बयान है, जिसमें राम मंदिर को लेकर के और रामगोपाल यादव जी की बात कर रहे हैं ना जी। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोग ये लिख रहे हैं कि जिनकी सोच वो है हम उनका साथ क्यों दें। हम नहीं, अब सुन लीजिए, अब मेरा सवाल ही आप ही जवाब दीजिएगा। लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मंदिर बनाया, अब भरोसा भी तो हम उन्हीं पे करेंगे ना, कि अगर वहां कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक वही करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हम उन्हीं पे क्यों नहीं भरोसा करें? हम उन पे क्यों भरोसा करें जो ये साफ तौर पे संसद के अंदर कह रहे हैं कि आप हमें, मतलब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपने वीडियो सुना होगा मुलायम सिंह यादव जी के लिए जो है जो अभिषेक जी भी, मैंने बोला ना कि लेकिन करके आप सोच रहे हैं कि वो याद करके रहेंगे, आप याद दिलाएंगे, जनता वर्तमान को भूल जाएगी। ये गलत फहमी है जो लोग कह रहे हैं, लोग नहीं, भाजपा का IT सेल कह रहा है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं वो हमें पता है धरातल पे रह करके, और भाजपा को भी पता है धरातल पे रह करके। ये इनकी घबराहट है कि जो है अपना लिस्ट जारी करते हैं, पहले 6 महीने बाद तो इनकी कार्यकारिणी की लिस्ट आती है, और लिस्ट इतनी हड़बड़ाहट में जरी होती है कि उसमें अपने खुद के पार्टी का नाम गलत लिखते हैं। और अभी जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हो रहा है, सच्चाई इनको भी पता है कि क्या चल रहा है। फिर से आता हूं पूजा जी, एक बड़ी खबर आ रही है, नितिन नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की है। पंकज चौधरी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं, चुनावी तैयारियों को परखने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं। और पंकज चौधरी के साथ, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके साथ हनुमान मंदिर पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए, और मुझे आज शनिवार है तो निश्चित रूप से भगवान का स्मरण और भगवान का आशीर्वाद, ताकि उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से सब प्रकार की सुख शांति और समृद्धि मिले, उत्तर प्रदेश जो विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहा है, वो इसी प्रकार से सभी पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का स्वस्थ और समृद्धि बढ़े, यही कामना करता हूँ।
चलिए वापस चर्चा की ओर चलते हैं। शुभेंदु जी, जल्दी से एक पूजा जी का रिप्लाई कि लोग पास्ट को याद करें या जो अभी वर्तमान में चीजें हो रही हैं उसको लोग भूल जाएंगे। एक जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद विपुल जी के पास जाता हूं। देखो अभिषेक जी, सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता या किसी योगी जी या मोदी जी ने ये चोरी नहीं कराई। ये सिस्टम एरर है और ये सिस्टम एरर है, और जो लोग इस सिस्टम एरर में रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो विनय कटियार जी किसी को कुछ कह रहे हों, चंपक राय जी हों या कोई और हो, मैं सबका नाम ले रहा हूँ इस समय, जो भी पाए जाएंगे किसी भी गलती के लिए उनको हम सजा देंगे, उनसे पैसा वसूलेंगे। और अभी जैसे आज गाड़ी पकड़ी है, कल कुछ और पकड़ा जाएगा, बुलडोजर भी चलाएंगे। पर नहीं, लेकिन पूजा शुभेंदु जी, आपको एक चीज तो देखना पड़ेगा कि राम मंदिर की आस्था 500 साल तक जिसका इंतजार हुआ, वहां 5 साल में चीजें क्या हो गई, तो मतलब लोग तो ये सोचेंगे ना कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गया। अभिषेक ये जी सिस्टम का एरर है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो एरर मैं मानने को, जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ मैं, कि जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी उन्होंने ध्यान से सिस्टम नहीं बनाया। परंतु जो लोग ये चाहते थे कि ये मंदिर ही ना बने, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने अभी आपने बयान के विषय में बात किया, कांग्रेस कहती थी कि यहाँ तो मंदिर ही नहीं होना चाहिए, यहाँ तो ये राम ही काल्पनिक है, ऐसे सब विषयों को जनता ने ध्यान से सुना है। और जो कल का आप वीडियो की बात बता रहे हैं, ये इनकी अंतरात्मा की आवाज है। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज नहीं भूला जाता है पूजा जी। बाकी सब चीजें हम लोग अभी देख लेंगे, अभी 1 महीने के बाद ये मंदिर का इशू भी नहीं रहने वाला। आपके लिए ये जरूर है कि आप मुद्दों से, जो आप विकास के मुद्दों के ऊपर लड़ नहीं सकते थे, इसलिए आपने ठीक है इन मुद्दों को ऊपर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। पूजा जी उंगली उठा रही है, लेकिन 10 सेकंड में जल्दी से पूजा जी, विपुल जी के पास भी जाना है, 10 सेकंड में जल्दी से। क्या बात कर रहे हैं, मुद्दे नहीं है। छात्र सड़क पर बैठे हुए हैं, आज भी जो है प्रदर्शन चल रहा है। इलाहाबाद में आपने प्रदर्शन को रोकने के लिए एक धारा 163 लगा दिया, उसके बाद भी प्रदर्शन जारी है। धरना स्थलों पे आपको पूछ लीजिए डीएम के पास में कितने एप्लीकेशन जाती हैं धरना प्रदर्शन के परमिशन के लिए। ये आप गफलत में रहिए। अगर आपको ये वहम है तो आपको वहम मुबारक हो, समाजवादी पार्टी आपका ये वहम दूर करने के लिए बातों में नहीं है, अपना कार्य करती है। ठीक है विपुल जी, अब देखिए सवाल यही है कि जैसा मैंने जिक्र भी किया, और कल एक वीडियो जबरदस्त तरीके से अभी भी वायरल हो रहा है, लोग उसको बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। बात तो यही कि लोग अब ये कह रहे हैं कि जो बात करते थे कि राम मंदिर बने ही नहीं, और राम मंदिर जिसने बनाने की बात की, ठीक है कुछ सिस्टम में खामियां आई हैं, हम उसको देखेंगे। तो अगर इस तरीके की नैरेटिव रहा, इस तरीके का नैरेटिव रहा, तो 2027 चुनाव तक तो ये मुद्दा ही गायब हो जाएगा, वहां तक तो मुद्दा मतलब चल भी नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपने अपने नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस बात से मुझे लगता है कि इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब राम भक्तों की बात होगी और राम भक्ति को लेकर के और मंदिर पर लेकर के मान लीजिए अखिलेश जी का जिस तरह का वक्तव्य आ जाए, समाजवादी पार्टी के उस इतिहास से मुझे लगता है कि मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। उसको कहीं ना कहीं कुरेदेंगे लोग, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी तो उसको समय समय पर लाएगी ही, और ठीक बात है कि कल तक चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं एक और बात कहना चाह रहा था, जो मैं देख रहा हूँ आपके स्क्रीन पर ही देख करके, सौरभ मालवीय जी से और प्रवक्ता बीजेपी से ये कहना चाह रहा था, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर वाला मुद्दा प्रभावित करेगा। इस बात को अगर आप थोड़ा देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं इससे भी कि अभी स्क्रीन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ दौरे को दिखाया जा रहा है, और वहां की भीड़ देख लीजिए, उनके जो है उनका जो वो निकला है सड़क पे मार्च निकला है, उसको देख लीजिए, उसमें भीड़ देख लीजिए। ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रभावित कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को अभी उस तरीके से नहीं लिया जा सकता है, या सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव में बीजेपी उसी तरीके से जाएगी जैसे अन्य राज्यों में कह रहे हैं कि अभी बीजेपी प्रवक्ता का भी रहते कि हम सारा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं। ठीक बात है, अधिकतर चुनाव आप मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन कई राज्यों में, अभी असम में चुनाव आपने हेमंत की लोकप्रियता पर लड़ा, पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री जरूर बदल दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में बार बार चुनाव आप शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ते थे और शिवराज सिंह के नाम पर वोट आता था। सारी चीजें हो रही। ठीक है, लेकिन विपुल जी अब थोड़ा सा इस पे भी चाहेंगे कि जो 2024 का मैंने जिक्र किया, 2024 में पीडीए वाला फॉर्मूला तो काम कर गया अखिलेश यादव का, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 27 में ये फॉर्मूला काम करेगा? कारण ये है
कि कांग्रेस के साथ जिस तरीके से अलायंस 2024 में हो गया लोकसभा चुनाव में, वो 27 में पॉसिबल दिख रहा है। विपुल जी आवाज मिल रही है? लगता है विपुल जी से संपर्क। जी बोलिए विपुल जी। हाँ, मैं फोन से जुड़ा हूँ, एक फोन आ गया, उसी में नेटवर्क हमारा गायब हो गया। जी, मैं यही कह रहा था कि बीजेपी भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पर, उनके काम पर मैं अब ये जान रहा था उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके कि जो पीडीए की काट है, क्या बीजेपी वो निकाल चुकी है? क्योंकि जब लिस्ट आई, जो प्रदेश में टीम तैयार हुई, उस टीम को देखते हुए मैक्सिमम लोगों का ये मानना था कि ये काट है, और पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का काम इस वजह से कर गया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ वो गठबंधन हो गया जो वो चाहते थे। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है और यहां पे क्या उस तरीके का अलायंस हो पाएगा? क्योंकि 17 में भी दोनों लड़के यूपी के साथ आए थे। नहीं, कांग्रेस के अगर प्रभारी के वक्तव्य को आप देखेंगे अभिषेक जी, तो मुझे तो बहुत दूर दूर तक ये दिखलाई नहीं पड़ रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए। पिछले दिनों की एक भी खबर है कि राजेंद्र जी जो प्रभारी बन के आए हैं, वो मायावती जी से भी मिलकर के आ रहे हैं, और उन्होंने ये प्रयास किया है, या कांग्रेस ये चाहती है, आई डोंट नो कि कांग्रेस नेतृत्व तो चाहती है या प्रभारी की अपनी इच्छा है कि कांग्रेस आधे सीटों पर लड़े और आधे में ये लोग लड़े, जिस तरह का वक्तव्य उनका आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर तो कहीं अलायंस नहीं होगा। पूजा जी बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये लोग कतई नहीं मानेंगे। कांग्रेस को 100 सीट दे दें ये भी बहुत है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वैसी जमीन है भी नहीं। अब हवाई बातें करने के लिए कह दीजिए कि बीजेपी को आप ही हरा सकते हैं, आप बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, कांग्रेस ही विकल्प के तौर पर है, ये सारी बातें करके मुझे लगता है कि ये गठबंधन होने से इसको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस के खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सौरभ जी इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो अलायंस अभी नहीं दिखलाई पड़ रहा है, और अलायंस नहीं होगा तो मैं तो ये कह सकता हूं कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होगा। अभी भी बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है। सौरभ जी आपको क्या लगता है? क्योंकि अब देखिए पीडीए वाला फॉर्मूला काम किया 2024 में, ये फॉर्मूला तो काम किया, और तभी से बीजेपी ये जानती थी कि 27 का चुनाव यूपी का सबसे अहम होने वाला है, सबसे अहम। जैसा आपने कहा भी कि दिल्ली तक का रास्ता यूपी बिहार से होकर के ही गुजरता है, तो ऐसे में यूपी के चुनाव में 2027 में पीडीए वर्सेस बीजेपी में आपको क्या लग रहा है? बीजेपी के पास एज इस समय है, या पीडीए ने जिस तरीके से सपा के लिए काम किया तो एज इस समय सपा के पास है? देखिए, बात बहुत साफ है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के दो इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं। एक देश के वास्ते होता है और एक राज्य के वास्ते होता है। विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा के प्रतिनिधि के चूल्हा चौखट किचन तक वहां के मतदाता पहुंच जाते हैं, इतना ज्यादा क्लोज सरोकार होता है। इसलिए विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से तुलना नहीं किया जा सकता है। ये लोकल इशू, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां पर विधानसभा का प्रतिनिधि निर्दलीय चुनाव जीत गया है और दिग्गजों को हरा दिया है। तो इस तरह से मुझे लगता है थोड़ा अर्ली विषय है इस बात का विश्लेषण, लेकिन फिर भी सवाल तो वाजिब है आपका। ये पीडीए का केवल सपा का पारिवारिक घुटन बाहर निकल जाए तो पीडीए उनका मजबूत होगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जी संगठन सपा का भी कमजोर नहीं है, संगठन तो सपा का भी कमजोर नहीं है। मैंने है ना, बता देता हूं, उसको साफ कर देता हूं। देखिए, परिवार से अभी इनके परिवार का, दोनों पार्टियों का विलय हुआ है, चाचा भतीजे का। अब वो विलय चुनाव में कहीं अलग अलग ना हो जाए, ये बड़ा खतरा है, इसको आसानी से नहीं खारिज किया जा सकता। ये तो सौरभ जी आप हमें ब्रेकिंग वाली न्यूज दे रहे हैं। नहीं, शिवपाल चाचा और अखिलेश जी अभी बड़ा संकट है, आसान नहीं है रहा। लेकिन हाँ, दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा था वो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विस्तार करते हुए जातिगत समीकरण को साधा है। जातिगत समीकरण के आधार पर पूरी पार्टी की रचना की है, चाहे वो मंत्री परिषद का हो, चाहे ऑफिस बियरर्स का हो, चाहे वो केंद्र की भी स्थिति देख लें, महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया है। ऐसे में पूरे प्रदेश भर में उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा दिखता है, वनस्पति पीडीए का कमजोर दिखता है। मतलब आपके हिसाब से एज इस समय बीजेपी के पास है? बीजेपी स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि बीजेपी इस समय
लीड कर रही है और बीजेपी के सामने कमजोर पीडीए और कमजोर सपा नजर आ रही है। और जो चेहरे की बात विपुल जी कह रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तो साफ तौर पर है, मैं इस बात को बहुत ही राजनीति को, जो मेरी समझ है राजनीति को, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार चेहरा के रूप में उभरेंगे और उनके सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसमें बीजेपी किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं करने वाली। शुभेंदु जी, देखिए, मैं अभिषेक जी एक बात कहूंगा, बिहार का चुनाव था और बिहार का चुनाव मैंने अपने जीवन का जो 25-30 साल 30-32 साल जो भी राजनीतिक संघ और भाजपा में रहने के बाद देखा कि बिहार का चुनाव हमेशा जाति के आधार पर लड़ा जाता था। धीरे धीरे 10-12 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, अब ये चुनाव हमने विकास के नाम पे लड़ना चालू किया है। ये कितना भी पीडीए बना लें, एडीपी बना लें या कुछ और बना लें, मेरा कहना है कि विकास के मुद्दे अब ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे किसी भी राज्य के चुनाव में। मतलब शुभेंदु जी, बिहार में जाति पे इस बार वोट नहीं पड़ा? नहीं, मेरा ये कहना है कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहा कि सबने लालू यादव जी का समय याद किया। मुझे भी दीजिएगा विपुल जी, लालू जी का समय याद किया, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जाति के आधार पर बहुत लड़ते रहे और यहाँ तक होता था कि टोटल गेम प्लान ही जाति के आधार पर होता था। अब वो खत्म हुआ है या कम हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरा मानना है कि जो विकास की दर हमने बनाई, हमने जो हाईवेज बनाए, एक्सप्रेस वे बने, या जो हम 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, या लॉ एंड ऑर्डर की बात किया है, मेट्रोज का मूवमेंट्स किया है, या और बहुत सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश का नया स्वरूप बना है, मेरे को लगता है डॉक्टर पूजा तो हो सकती हैं सपा की प्रवक्ता, पर दिल में तो यही सोचती होंगी। बिहार के चुनाव की एक बड़ी सच्चाई शुभेंदु जी रही है, हालांकि विषय से थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। बिहार के चुनाव की सच्चाई यही रही है, 10,000 रुपए नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव, नीतीश कुमार के लिए इमोशन, इस वजह से एक मुश्त वोट पड़े, ये सच्चाई है। इसको आप भले ना स्वीकार करें, लेकिन जाति देख करके ही चुनाव में वोट पड़े हैं, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव में सब तरीके के दांव पे चलते हैं। हाँ, ठीक है। अब पूजा जी कुछ बोलना चाह रही थी, पूजा जी बोल लीजिए। पर मैं खाली एक ही चीज कह रहा था कि आज की तारीख में पूजा मिश्रा जी भी हमारी बहन है और आज भी वो बिल्कुल, उनको कोई डर नहीं है कहीं बाहर निकलने में, न सवेरे न शाम। पूजा जी। अभिषेक जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा को 2012 मैंने 2012 से मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया और तब से मैं इलाहाबाद में हूँ। उससे इलाहाबाद से ग्रेजुएशन, मास्टर्स, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, पीएचडी की केमिस्ट्री से। और मुझे पता है, मैं भी चली जाऊंगी ना एजुकेशन के मामले में, तो इनकी बहुत गंदी हालात हैं। वुमेन साइंटिस्ट में वैज्ञानिक होती क्या पता, पर वुमेन साइंटिस्ट का पोर्टल 2023 से खुला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला भरने का। CSIR भोपाल साइंटिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई थी, भरी हुई थी, उस पर मेल ही नहीं आ रहा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया भी रहे कि छाट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और तो और तो ये सारे पोर्टल दो बार खुला करते थे। हाँ, डॉक्टर पूजा मिश्रा तो 2018 में थी, ग्रेजुएट साल की लड़की थी, जिसके ऊपर तब बहुत रोंग कॉल आया करते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ से नंबर गया और कितने रोंग कॉल आ रहे हैं। तो 1090 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश रोंग कॉल जो आ रहे थे आपको, उसको तुरंत शॉर्ट आउट किया जाता था। ये हमने देखा हुआ है। हमने जो है यहाँ पे जब 2013 में लगा था, महाकुंभ लगा हुआ था, तो रातों रात बिना लोगों को परेशान किए हुए सड़कें बनी देखी हुई थी। हम वही कहते हैं, आज भी कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गलत किया हुआ था। वो जो है रात को 12 बजे सड़कें बनाना चालू करते थे, रात को सुबह 4 होते होते रोक दिया जाता था काम, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और अब यहाँ क्या होता है ना, अभी आइए शास्त्री ब्रिज, आपको पता चलेगा जाम है। मतलब मेरा घर झूसी है, झूसी से मैं जाती हूँ टाउन, तो टाउन जाने के लिए 8 किलोमीटर की जगह है, मुझे 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। इतनी मतलब परेशानी होती है और ये चलता ही रहता है। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, जो मुद्दे की बात करते हैं। ये सब तो है ही पूजा जी। सौरभ जी ने एक बात कही कि चाचा भतीजा हो सकता है अलग हो जाए, तो मतलब ये मैं इसीलिए हंस रही थी। मुझे लगा कि ये मतलब हम लोग बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसे राजनीतिक विश्लेषक से हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, बहुत दूर रहते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है राजनीतिक विश्लेषण जो भी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है अरे ये कहाँ से निकल करके बात है, ये तो है ही नहीं, ये बिल्कुल अलग है, विपरीत है। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी पूजा जी, ये तो कहीं से होता भी नहीं, होता तो अचानक ही है, पहले हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। तब देखिए, आप विश्लेषक को अगर गलत बोल रही हैं तो ये गलत है ना। मैं विश्लेषक को गलत नहीं कह रही, नहीं तो मतलब
अभिषेक जी, आप मेरी बात नहीं आने देना चाह रहे हैं। आने दीजिए तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि विश्लेषक तक इंफॉर्मेशन पहुंचती कैसे है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें जो है निकालते हैं, या हम कहीं झल्लाहट में कुछ बोलते हैं। जैसे भाजपा के नेता लोग बहुत बोल रहे हैं, आप चाहे मैं ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप भी भेज सकते हो, कई बार मजाक में बोलते हैं, रिकॉर्ड कर लिया जाए क्या। तो ये जब बोल रहे होते हैं ना झल्लाहट में, तो पता चलता है। तो अगर इनको आज ये लग रहा है कि नहीं यहाँ पे जो है ये जबरदस्ती का फैलाना हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी में, हालांकि वो हमारी अंदरूनी बात है कि कहाँ पे क्या टाई अप हो रहा है, कहाँ पे क्या ब्रोकेज हो रहा है, कहाँ पे किसको शिफ्ट किया जा रहा है, कौन सा प्यादा कहाँ रखा जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी के मतलब जो तैयारी की जा रही है वो बाहर निकल करके नहीं आ रही है। सारे के सारे सरफेस से जो विश्लेषण चल रहा है ये हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि सही डायरेक्शन में पार्टी के नेतागण काम कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे आपने पूजा जी कहा कि बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं, हो सकता है सपा के भी कई नेता बोल रहे होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपके सामने बोलेंगे। अगर नहीं, आप अगर बोल रहे हैं ना अभिषेक जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, हो सकता है बोल रहे होंगे। मैं जवाब दे रही हूँ ना। ये प्रवक्ता से भाजपा के प्रवक्ता का चेहरा देखी, आपको पता चल जाएगा कि उनको पता चल रहा है कि बात सही है। और मेरा चेहरा देखी जाओ, अगर ये बात होती तो मुझे भी टेंशन होती। ऐसा नहीं है। कहने से कैसे पता लगता है, कहने से कैसे पता लगता है पूजा जी, बताओ ना। फेस रीडर, राजनीति करते हैं पार्टी में बढ़िया फेस रीडर हो आप तो एस्ट्रोलॉजी करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो तो कह रही है कि वैज्ञानिक आपने बनने नहीं दिया उन्हें, और फेस रीडर बिल्कुल बनने नहीं दिया। शासन अध्यक्ष भी हमने बनने नहीं दिया, शासन बंद कर दिया। अगर किसी सरकार होती तो मैं अध्यक्ष भी ना बनती, इनकी सरकार होती तो अध्यक्ष शासन अध्यक्ष भी बन रहा था। कहाँ से बनते हम? एक कौमा परिवार की बच्ची जो है राजनीति में इतनी स्ट्रांगली आती कहाँ से? अरे तो ये भी तो बड़ी बात है कि राजनीति में भी महिलाएं कम है। अब पूजा मिश्रा जैसी महिलाएं आएंगी तो आपको देख के लोग और प्रेरित होंगे। ये भी तो अच्छा किया उन्होंने कि आपको राजनीति में लेके आए। समाजवादी पार्टी 2005 से शासन बनता, 2012 में समाज पार्टी की सरकार बनी, शासन फिर से चालू कर दिया गया। विपुल जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है। 2018 में शासन फिर बंद कर दिया गया। ठीक है पूजा जी। विपुल जी, बीजेपी प्रवक्ता अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बीजेपी जो है विकास की राजनीति करती है। मुझे लगता है कि किसी जमाने में रहा होगा ऐसा। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जब नेतृत्व किया करते थे तो बीजेपी थी कि विकास पर बात करती थी या जाति की राजनीति करने से बचती थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी का जिला से लेकर के ब्लॉक तक का संगठन का विस्तार जातियों को केंद्र में रख के किया जाता है। कहाँ है सर आप? बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं 30 साल का आपका लंबा अनुभव है। आपकी पार्टी तो आज हर चीज जाति को देख करके कर रही है। इतना ज्यादा जाति का शोर है, मुझे लगता है कि तमाम लोगों का सोशल इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है। आप इसीलिए 20 भी हैं, आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं इसलिए कि आपको मालूम है कि मूर्खता के हद तक मूर्ख व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री इसलिए बनाना है कि तथाकथित तौर पर उस जाति वर्ग को आपको रखना है जो परंपरागत तौर पे आपके साथ जुड़ चुका है और बीजेपी का वोटर बना रहे, आपके गठबंधन के साथ रहे। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार के उस मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ जिसको मालूम भी नहीं होता है कि उसकी पुलिस क्या कर रही है। 1 घंटे पहले कुछ और वक्तव्य दे रहे होते हैं और 2 घंटे के बाद कुछ और देते हैं। उनके आपराधिक पृष्ठभूमि को भी जानते हुए अब तो सब कुछ जायज हो गया है उस बीजेपी में। अभी थोड़ी देर पहले सौरभ जी कह रहे थे, ब्रेक कर रहे हैं कि पार्टी टूटेगी। मैं कह रहा हूं कि पार्टी टूटेगी, ये संभव है, और समाजवादी पार्टी टूटेगी जिस रामगोपाल यादव को दिखाया जा रहा है कि जिस खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अभिषेक जी, जिससे आप बच रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए उन्होंने कहा है, अब बीजेपी सरकार ने उन्हें एक बड़ा पुरस्कार दिया है उनके मरणोपरांत, तो उनके बारे में उस शब्द का प्रयोग मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वही रामगोपाल यादव अगर अलग दल बनाएंगे, टूट जाते हैं, तो यही बीजेपी उनका स्वागत करेगी और संभवतः बीजेपी शिंदे की तरह उनको सर आंखों पे बैठा लेगी। तब बीजेपी को कतई रामगोपाल यादव का वह वक्तव्य याद नहीं आएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि राम की मंदिर पर, मस्जिद पर चढ़ जाने वालों को चढ़ गए थे लेकिन उनको उतरने नहीं दिया गया। तब वो पाक साफ हो जाएंगे। वही शकुनी चौधरी कहता था प्रधानमंत्री के लिए कि गाड़ देंगे बिहार में, लेकिन वही शकुनी चौधरी का बेटा आज जो है मुख्यमंत्री बना हुआ है और मूर्खता के हद तक मूर्ख टाइप का वक्तव्य देता है। भरत तिवारी की हत्या होती है और पहले क्या करता है, बाद में बिहार पे किसी और दिन डिस्कस करेंगे। किस तरह से जातीय गठजोड़ कर रही है वह पार्टी, उस जाति जिस जाति विशेष से आते हैं उसके भाजपा के कार्यकर्ता भरत तिवारी की हत्या को भी जायज ठहरा रहे।
कौन कहाँ है सर? कौन सा दल है कि जो राजनीति में जाति का प्रयोग नहीं कर रहा है? ठीक है, तमाम विपुल में सब शुभेंदु जी, सारे राजनीतिक दलों को कर रहा विपुल जी, है। क्या विपुल जी। बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, सब के सब लोग राजनीतिक गिरावट का दौर है ये। पिछले विपुल जी, एक दशक में विपुल जी, राजनीति में जो गिरावट विपुल जी, हुई है। ठीक है विपुल जी, अब पिछले इसका एक रिप्लाई छोटा सा संसद से शुभेंदु जी लेकर से, के उसके बाद विधानसभाओं सौरभ जी में से क्लोजिंग इस तरह के वक्तव्य आज हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि आज पक्ष कम से कम लेकर आप इस बात को तो सबने तैयार हो गए राजनीति को विपुल जी, बोलिए। अब इसका रिप्लाई एक छोटा सा जल्दी से शुभेंदु विपुल जी। जी, कम से कम इस बात को आप तैयार हो गए कि जाति के आधार पर यदि कुछ डेवलपमेंट है या उनको ध्यान रखा जा रहा है। कल को आप लोग यही कहते थे, आप मतलब हमारी विपक्षी पार्टी, आपको नहीं कह रहा मैं, हमारी आप लोग विपक्षी पार्टी- आप प्लूरल में हमको खींच रहे हैं सर। मैं तो शुरू से ही यही कह रहा हूँ। अब नहीं तैयार हो गया, शुरू से ही मेरी यही थियरी है। मैं जो नहीं, सुन देखता तो हूँ लीजिए, मैं तो बोलता यही हूँ। कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। ठीक है। चाहे वो भरत तिवारी जी का मैटर हो या राम जन्मभूमि का मैटर हो, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। किसकी गलती होगी उसको जरूर नापा जाएगा, उसको जरूर जेल भेजा जाएगा। ये मैं आपके चैनल के ऊपर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रूप में कह रहा हूँ। कोई भी चीज, मैं भरत तिवारी जी के मैटर को भी मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ा जाएगा जो लोग इसमें रहे हों। दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूँ, स्वागत है, बिल्कुल कुछ- अच्छी बात कुछ की लोग- है आपने। कुछ लोग मैं ये कुछ कह लोग- रहा हूँ कि जाति की राजनीति मत कहिए कि भाजपा नहीं कर रही है। आप लोग भी कर रहे हैं सर। मैं कुछ मैं लोग उत्तर फर्क क्या प्रदेश है, का रहने वाला हूँ। फर्क क्या होगा? ब्लॉक देखिए, से जब लेकर जहाँ पे जिला तक, जहाँ जिला पे से लेकर राजनीति प्रदेश का तक, आधार विपुल जी सुन लीजिए, अब मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक जल्दी से कमेंट। जिस राज्यों में जाति का आधार ही जाति है, इलेक्शन का आधार ही जाति है, वहाँ हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमको करना ही पड़ेगा। पर साथ में तो हम विकास करेंगे। हमने विकास किया, हमने खाली इसके बेसिस पे खाली चुनाव नहीं लड़े। चुनाव के जीतने के बाद हमने सब वो काम किया, और वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी जाति का हो, उन सबको बराबर लाभार्थी बनाया। और यही हमारा विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास। और इसीलिए मैं कहता हूँ चुनाव लड़ना एक अलग स्ट्रेटजी है, जिसमें आपने कहा अभी कि कल को उनके भाई आ जाएंगे तो भाजपा लेगी कि नहीं लेगी, ये एक विषय चुनावी हो सकता है। पर भाजपा का जो मुख्य विषय है कि अपने राज्यों को डेवलप करना और जनता को सुविधा पहुंचाना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाति के आधार पर चुनाव तो हो सकते हैं, पर जाति के आधार पर डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है सौरभ जी। ठीक बात है, आपने स्वीकार किया कि अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी आपत्ति उसी बात पर थी कि ये नहीं कह सकते हैं आप केवल कि जाति की राजनीति आगे से केवल सपा कर रही है, बसपा कर रही है या कांग्रेस पहले से कम हुई है, पहले से ठीक कम है हुई है। सौरभ जी, क्लोजिंग कमेंट कि यूपी की डगर कैसी लग रही है? देखिए, मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बन जाएगी। नई सरकार किसकी होगी यह तो समय बताएगा, लेकिन जो दौर और जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें साफ है कि विपक्ष बहुत ही कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही है, बाकी सारे छोटे दल एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, और कुल मिला के चाचा भतीजे की पार्टी एक होकर चुनाव मैदान में आने वाली है। ऐसे में पीडीए का नारा देते हुए और पार्टी को प्रमोट करते हुए, परिवार को प्रमोट करने वाली सपा कमजोर दिखती है, और लगातार सत्ता से बाहर होने के बाद चलिए, तो ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बीजेपी ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में हैं, 2 दिन रहेंगे। किस तरीके की रणनीति बनेगी वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का